हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो पहले जाओ और उसे देख लो। और अगर देख लिया है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अचानक इंपीरियल प्रेसेप्टर ने अपना सिर घुमाया और एक बेकाबू ऑरा फूट पड़ा। उसके शरीर से बैटल डिजायर उमड़कर बाहर आ गया। इंपीरियल प्रेसेप्टर ने छिन्मू को कहा, तुमने ऐसे इंसान को देखा है? छिन्मू उसके अचानक भड़के बैटल इंटेंट से चौंक गया और वह बोला, वो मेरा एल्डर है। इंपीरियल प्रिसेप्टर की आंखों के कोने फड़के और वो बोले, फिर से तुम्हारा एल्डर? लगता है तुम्हारे पास एल्डर्स की कोई कमी ही नहीं है। अब नॉवल में आगे छिन्मू हल्का सा शर्मा गया और छिन्मू ने कहा, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस 9 एल्डर्स ही तो हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा। ऐसे 9 एल्डर्स उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। अगर वो 9 लोग एल्डर म्यूट जैसे एग्जिस्टेंसेस थे, तो इस हेवनली डेविल कल्ट मास्टर की ओरिजिन साधारण नहीं हो सकती थी। ऐसा फाउंडेशन किसी एक इरा में पैदा नहीं होता। कुछ पल चुप रहने के बाद इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, अगर मेरे जैसे अभी भी 9 लोग मौजूद हैं, तो मेरा रास्ता लोनली नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर एक रेयर रिलीव्ड स्माइल उभरी। वो धीरे बोला, मुझे हमेशा लगा था कि इस स्टेप तक सिर्फ मैं ही पहुंचा हूं। आज पहली बार दिल शांत हुआ है। छिन्मू उसे क्यूरियोसिटी से देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा विचार उठा कि अगर वो अभी अपनी ग्रीन हेवंस आइज से इंपीरियल प्रिसेप्टर को देख ले, तो क्या नतीजा होगा? क्या उसे सीधा पीट दिया जाएगा? वो जानना चाहता था कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर कहीं विलेज चीफ जैसा एग्जिस्टेंस तो नहीं। लेकिन छिन्मू चाहे जितना ध्यान लगाए, वो उसे देख नहीं पाया। ना उसकी कल्टीवेशन की डेप्थ दिखी, न उसका ट्रू नेचर। इस इंसान में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, बेनेवोलेंस और रूथलेसनेस साथ साथ मौजूद। छिन्मू ने मन ही मन सोचा, अगर ग्रीन हेवंस आइज इस्तेमाल किए तो शायद वो सच में भड़क जाए। तभी एक आवाज गूंजी। एक व्यक्ति ने कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर पैलेस मास्टर आपसे बात कर रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? छिन्मू ने उधर देखा। एक आदमी प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहा था। उसने ब्रॉन्ज मास्क पहना हुआ था, बेहद स्ट्रेंज और इंटिमिडेटिंग। लंबे चौड़े कान, पिलर जैसी उभरी आंखें, मोटी भौहें और फॉरहेड के बीचों बीच एक होल। छिन्मू का दिल हल्का सा कांपा। उस होल में सच में एक आई मौजूद थी। छिन्मू ने मन में कहा, तीसरी आंख, ये कौन सी टेक्निक है? इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ब्रॉन्ज मास्क्ड व्यक्ति को देखा, लेकिन उसकी नजर वहां रुकी नहीं। वो सीधे पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर च्यूदियई पर जा टिकी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, पैशन पार्टिंग पैलेस के पैलेस मास्टर च्यू, आपकी सीक्रेट्स ऑफ हेट्रेड पार्टिंग हेवनली सोर्ड किसी गॉड से हैंडेड डाउन सोर्ड आर्ट के बराबर है। इसमें इमोशन को काटकर सोर्ड इंटेंट में बदलने की क्षमता है। फिर उसकी नजर आगे बढ़ी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, चैरियट कास्टल लॉर्ड छे जंगली, जेड कास्टल लॉर्ड, यू चिंगशेंग ब्लैक कास्टल लॉर्ड, ली फे। वो एक एक करके बोलता गया। उसने कहा, कास्टल लॉर्ड छे की हेवंस लॉ मिस्टीरियस डेविल सील दाओ सेक्ट के डेविल पाथ को सील करने के लिए बनाई गई टेक्निक है। जेड कास्टल लॉर्ड की 5 इंसेक्ट्स ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पॉइजनस इंसेक्ट्स को ड्रैगन्स में इवॉल्व करती है। जहां तक कास्टल लॉर्ड ली की बात है, आप पॉइजन रिफाइन करते हैं, लेकिन आपकी कोर टेक्निक मुझे स्पष्ट नहीं। कास्टल लॉर्ड ली ने हल्की हंसी के साथ कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, ऐसी भी टेक्निक्स हैं जो आपकी नजर से बच गईं। मेरी टेक्निक पॉइजन ट्रांसफॉर्मिंग 3 इमॉर्टल्स मिस्ट्री टेक्निक है। पॉइजन मेरे लिए पॉइजन नहीं, मेरी प्योर पावर है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की नजर अब एक और व्यक्ति पर टिकी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान, आप लोगों की जान बचाते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, फिर रेबल्स के साथ क्यों खड़े हैं? इंपीरियल प्रिसेप्टर कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला। उसने कहा, 10 साल पहले सर्जिंग रिवर की बाढ़ आई थी। साउथ में प्लेग फैला, एपिडेमिक ने हजारों को घेरा। आपने फ्री मेडिसिन बांटी, दिन रात लोगों का इलाज किया। आपकी रेपुटेशन पूरे संसार में फैली। मैं आपको इंपीरियल कॉलेज में लाना चाहता था, लेकिन आपने मना कर दिया। इसलिए आपको सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर का टाइटल दिया गया। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने गंभीर आवाज में कहा, जब पाथ्स अलग हों तो साथ चलना असंभव होता है। इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैंने तभी देख लिया था कि आप और मैं अलग रास्तों के लोग हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मास्टर दाओ क्वान ने आगे कहा, आप बहुत रूथलेस हैं।
आप दुनिया के सभी सेक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, चाहे उसका नाम रिफॉर्म हो या ऑर्डर। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपको रोकना ही होगा। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर देर तक चुप रहा, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं दिखा। फिर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने धीमी आवाज में कहा, मैं सारे सेक्ट्स इसलिए खत्म करता हूं ताकि और ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इंपीरियल प्रिसेप्टर की नजर डाओ क्वान पर स्थिर रही। उसने पूछा, क्या तुमने सच में देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल मास्टर? डाओ क्वान ने कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले इस दुनिया में अपोथिकेरीज बहुत कम थे, लेकिन अब उनकी संख्या गाय के बालों जैसी हो गई है। फ्लाइंग शिप्स तक में अपोथिकेरीज और मेडिसिन चिल्ड्रन तैनात रहते हैं, जिससे प्लेग फैल ही नहीं पाता। दाओ क्वान ने आगे कहा, लेकिन इन वर्षों में इंपीरियल कॉलेज से निकले सभी फिजिशियंस केवल क्वैक्स हैं। उनमें से कोई भी डिवाइन फिजिशियन नहीं कहा जा सकता। इस बात को आप नकार नहीं सकते। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, लगता है तुम्हारा रास्ता सच में मुझसे अलग है। इंपीरियल प्रिसेप्टर की नजर दूसरी पंक्ति पर गई और उसने कहा, हाय ऑफिशियल माँ लियंसन, लॉर्ड माँ लियंसन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस संबोधन के योग्य नहीं हूँ। इंपीरियल प्रिसेप्टर, मेरा ऑफिशियल पोजीशन आपकी रिकमेंडेशन से मिला था, लेकिन मेरा अपना सेक्ट भी है। मैं झोंगनान माउंटेन्स से हूँ और नानमिक 5 लीसोडो क्लासिक्स कल्टीवेट करता हूँ। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, मैंने हिज मैजेस्टी से तुम्हें ऑफिशियल इसलिए बनवाया क्योंकि तुम अपराइट और इम्पार्शल हो और ट्रूप्स लीड करने में भी सक्षम हो। मुझे लगा था तुम सेक्टेरियन बायस छोड़ दोगे, लेकिन तुम रिबेल बन गए, जिससे मुझे पीड़ा हुई। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने आगे कहा, एक ऑफिशियल के रूप में तुमने अच्छा काम किया और जनता ने हमेशा तुम्हारी प्रशंसा की। मा लियनशान ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या मैं ही अकेला गुड ऑफिशियल हूँ जिसने रिबेलियन की? इंपीरियल प्रिसेप्टर, आपको अपनी गलतियों पर भी विचार करना चाहिए। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने भावहीन स्वर में कहा, सड़ी हुई टहनी को तुरंत काटना पड़ता है। यदि लोगों के दिल पुराने ढर्रे में सड़ते रहें तो रिफॉर्म कैसे होगा? केवल रेवोल्यूशन से काम नहीं चलता, लोगों की जिंदगी भी बदलनी होती है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम मेरे रास्ते में हो। फिर इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, बेगर सेक्ट के छी दायु सेक्ट मास्टर, छी 100 पोर मिस्ट्री टेक्निक हेवनली स्टार्स कैचर। सेक्ट के सेक्ट मास्टर लुओ शिंघे, हेवनली स्टार्स कैचर्स। मिस्ट्री टेक्निक ग्रेट स्ट्रेंथ मॉनेस्ट्री के वेनरेबल जीकोंग फॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस डिस्ट्रक्शन, एम्प्टीनेस, 4 इनकैंटेशंस। मुद्रा। इंपीरियल प्रिसेप्टर बिना रुके बोलता गया और उसने आगे कहा, ग्रेट पोर्टलाका मॉनेस्ट्री के वेनरेबल होंगफा बुद्धिज्म लाइफ। बोधि टेक्निक साउथ सी। वर्ता मॉनेस्ट्री के वेनरेबल हुई यिन वज्रा, अनबीटेबल टेक्निक। और सक्यामुनि श्वानकोंग, जो पहले श्वानकोंग कंट्री के रूलर थे, नंजिंग कंट्री के रूलर, दुआनिन सीफन कंट्री के रूलर नूनू हुएर और ओल्ड जनरेशन के 3 सीनियर्स। इंपीरियल प्रिसेप्टर नजर 2 बूढ़े पुरुषों और एक बूढ़ी महिला पर ठहर गई। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, तुम तीनों ओल्ड जनरेशन से हो। आज तुम्हारी उम्र 7 से 800 वर्ष है। इतने वर्षों के बाद लाइफ स्पैन के अंत के करीब हो। बताओ कितने वर्ष बचे हैं? छोटे दुबले काले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वॉन्डरर शान्ये हूँ। लोग मुझे वॉन्डरर ली कहते हैं। मेरे पास अभी 16 साल बचे हैं और छुयुन कंट्री, जिसे इंपीरियल प्रिसेप्टर ने नष्ट किया, वही देश मैंने स्थापित किया था। बूढ़ी महिला हंसते हुए बोली, मैं ट्रू लॉर्ड तियन हूँ। मुझे इंसेक्ट्स ब्रीड करना पसंद है। कासल लॉर्ड यू ऑफ 3 वंडर्स। कासल मेरा पुत्र है। मोटे बुजुर्ग ने कहा, मैं टीचर पूर हूँ। मेरी कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं है। मुझे मोटा देखकर कम मत आंकना। मैं अधिक खाने के कारण गरीब हुआ हूँ। हम पोर लॉजिक टेक्निक कल्टीवेट करते हैं। जितने गरीब उतने लॉजिकल। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा। टीचर पूर मजाक कर रहे हैं और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम टीचर होकर भी रिबेलियन क्यों कर रहे हो? टीचर पूर ने सिर हिलाते हुए कहा, जब कोई गरीब रहते हुए गुड कैरेक्टर कल्टीवेट करता है और पावर में आता है तो पूरी दुनिया वैसी बन जाती है। इंपीरियल प्रिसेप्टर, आपकी पावर दुनिया के लिए लाभकारी नहीं है। टीचर पूर ने आगे कहा, मैं पर्सनल गेन के लिए रिबेल नहीं बना। मेरी तरह ये सभी इटर्नल पीस एम्पायर के लिए खड़े हैं। अभी हम आपको हटा सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप एम्परर बन चुके होते। इंपीरियल प्रिसेप्टर पर्वत की छोटी पर सीधा खड़ा हुआ, उसकी इंडिफरेंट आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई और उसने कहा, और कौन मेरे खिलाफ है? तुरंत डैक्सियांग सिटी से आवाजें उठीं। एक आवाज बोली, मैं हूं। एक और आवाज गूंजी, हेवनली इमॉर्टल सेक्ट का लियाओ यिंजी रिबेलियन करता है।
इसके बाद लगातार आवाज गूंजी, ग्लोरियस ग्रैंड मास्टर च्यूजिमिंग रिबेलियन करता है, वुलिंग मार्किस शानमू रिबेलियन करता है, दुहू मैनर का एजुटेंट छिंग मिंग यूए रिबेलियन करता है, वुइंग कंट्री का मैजिस्ट्रेट चेन याओ रिबेलियन करता है। आवाजें लगातार आती रहीं, लाइफ एंड डेथ रेल्म और सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स एक के बाद एक बोलते गए। हर आवाज पहले से अधिक शक्तिशाली थी और वातावरण को झकझोर रही थी। ब्रॉन्ज मास्क्ड व्यक्ति का ब्लड भी उबलने लगा और उसने ऊंची आवाज में कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, क्या आप देख रहे हैं? पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है। ऐसे में आपको जीवित रहने का क्या अधिकार है? इंपीरियल प्रिसेप्टर भावहीन रहा और ठंडे स्वर में बोला, दुनिया के सारे लोग, इस शहर के बस कुछ लाख लोग ही क्या दुनिया के सारे लोग कहलाते हैं? ये तो बस इनसिग्निफिकेंट भीड़ है जिन्हें मिटा देना ही काफी है। तुम सब मरोगे, तभी दुनिया सच में शांत होगी। ब्रॉन्ज मास्क्ड आदमी ने भारी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो अंत तभी आएगा जब एक पक्ष पूरी तरह मिट जाएगा। हमने हेवनली प्रिजन सील पहले ही इस पहाड़ पर बिछा दिया गया है। 50 हेक्टेयर्स का इलाका पूरी तरह क्लियर है। बाहर के सैनिकों को चोट लगने की चिंता नहीं। इस बार मार्शल वर्ल्ड की राइचसनेस, जस्टिस और रूल्स की कोई बात नहीं होगी। छिनमू ने चैन की सांस ली और सीयुनशंग की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं अब पूरी तरह निश्चिंत हूँ। तभी मंक युनक्वे का चेहरा राख जैसा हो गया और वह हकलाते हुए बोला, न, निश्चिंत? तुम क्या कह रहे हो? हम सील के अंदर फंसे हैं और सबसे पहले ट्रेमर्स से मरेंगे। हेवन वेव सिटी, याद है ये लड़ाई उससे कई गुना ज्यादा भयानक होगी। यूए छिंगहोंग और बाकी सभी के चेहरे भी सफेद पड़ चुके थे क्योंकि उनको पता था हेवन वेव सिटी की लड़ाई में डूटियन डेविल किंग की सिर्फ एक छोटी सी शक्ति उतरी थी। फिर भी तबाही की सीमा इमेजिनेशन से बाहर थी। इतना शक्तिशाली ड्रैगन किलिन तक भी उस झटके को सह नहीं पाया था और यहाँ अगर पूरी ताकत से युद्ध हुआ तो विनाश कई गुना ज्यादा होगा। 50 हेक्टेयर्स का इलाका पहले से ही पूरी तरह सील्ड था। इसका मतलब यह था कि शक्तिशाली कल्टीवेटर्स की टक्कर से पैदा हुई पल्सेस इधर उधर टकराकर वापस यहीं लौटेंगी और सब कुछ उथल पुथल कर देंगी। उस समय तो ड्रैगन किलिन का भी कीमा बन जाएगा। इसी पल शहर से अचानक विशाल फ्लैग्स लहराए और आसमान की ओर फैलते चले गए। वे दर्जनों मील तक खींचते चले गए। ऊपर खड़े ब्रॉन्ज मास्क्ड आदमी और बाकी सभी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए, दर्जनों गज लंबे। ये फ्लैग्स दुश्मन के कैंप के ऊपर छा गए थे। उनके नीचे कैवलरी और अनगिनत सैनिक छिपे हुए थे। ब्रॉन्ज मास्क्ड आदमी चेतावनी देने ही वाला था कि अचानक फ्लैग्स लिपट गए और एक झटके में शहर के भीतर 360 विशाल फ्लैग्स अपीयर हो गए। बैम्बू हैट्स पहने और क्लॉथ सैक्स उठाए, स्ट्रेंज लोग आगे आए और फ्लैग्स को झटका दिया। उसी पल डैक्सियांग सिटी में इटर्नल पीस एम्पायर की हजारों हजार सैनिकों वाली सेना प्रकट हो गई। तभी ब्रॉन्ज मास्क्ड आदमी की आवाज गूंजी, ऑन गार्ड, सावधान रहो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही 360 अजीब लोगों ने फ्लैग समेटे, भयानक एक्सप्रेशन वाले क्रीचर प्रकट हुए। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी किलिंग इंटेंट आसमान तक फैल गई। फ्लैग्स के नीचे गोल्डन आर्मर्ड जायंट्स प्रकट हुए। उनके साथ क्लाउड चैरियट्स थे। विशाल फ्लाइंग शिप्स के पीछे ब्रॉन्ज बीस्ट्स आग उगलने लगे और बड़े बड़े पक्षी पंख फड़फड़ाकर तूफानी हवाएं उठा रहे थे। जब फ्लैग्स पूरी तरह समटकर छोटे हो गए, तब तक स्लॉटर की आवाजें शुरू हो चुकी थीं। तलवारें म्यान से निकलते ही गूंज उठीं और उनकी आवाज वर्ल्ड शेकिंग रोर्स में मिल गई। ये पल अजीब तरह से बेहद धीमा लग रहा था, इतना धीमा कि हर चेहरे का बदलता एक्सप्रेशंस भी साफ दिख रहा था। क्रूरता से दुष्टता, खालीपन से आतंक। फ्लाइंग सोर्ड्स खून की रोशनी के साथ आगे बढ़ीं, इंसानी शरीरों को चीरती हुईं। हवा में खून बिखर गया। गर्दन से सिर अलग होने का वो पल भयानक होने के साथ अजीब सुंदरता भी लिए था। और फिर अचानक एक गरजती आवाज गूंजी, एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक इन्फेंट्री ऑफिसर ने दहाड़ लगाई। हजारों फुट सोल्जर्स गरजे, उनके शरीर डोलने लगे और वे एलिफेंट हेडेड जायंट्स में बदल गए और वे रेबल आर्मी पर टूट पड़े, उनकी पंक्तियां चीरते हुए। इसी बीच इटर्नल पीस की आर्मी फ्लाइंग कैवलरी आसमान में उठी और ऊपर से गोता लगाकर अनगिनत फ्लाइंग सोर्ड्स बारिश की तरह बरसाने लगी। फ्लाइंग शिप से एक आदेश गूंजा, फायर बॉटल गोड्स अटैक। सैनिकों ने इंसान की आधी ऊंचाई जितनी लाल बॉटल गोड्स निकाली। कॉर्क हटते ही रेजिंग ट्रू फायर नीचे बरस पड़ी। शहर की दीवारों पर खड़े गार्ड्स जल उठे। अनगिनत लोग फ्लेमिंग ह्यूमंस बन गए। बूम गोल्डन आर्मर्ड स्ट्रॉन्ग मैन ने क्लाउड चैरियट्स को धक्का दिया। रास्ते में आने वाले सैनिक कुचले गए।
सिटी वॉल्स को बेरहमी से तोड़ा गया, दीवारें ढह गईं और जलते हुए इंसान ऊपर से नीचे गिरने लगे। शहर की दीवारों के बाहर ग्रैंड जनरल हु क्राउन्स द आर्मी और ग्रैंड जनरल ऑफ चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन ने अपने स्पीयर और हैल्बर्ड उठाकर डैक्सियांग सिटी की ओर इशारा किया। उनके पीछे गिनती से बाहर काउंटलेस इटर्नल पीस की आर्मी जमीन और आसमान दोनों से बाढ़ की तरह आगे बढ़ पड़ी। सिटी के अंदर का सीन हड्डियां जमा देने वाला था। थ्री वंडर्स कासल की इंसेक्ट आर्मी डिप्लॉय होने से पहले ही आग और सोर्ड के समंदर में डूब गई और पूरी तरह एशेज में बदल गई। थ्री वंडर्स कासल की इंसेक्ट आर्मी बेहद पावरफुल थी, लेकिन सरप्राइज अटैक की वजह से इंसान और इंसेक्ट्स दोनों ही झलकर मर गए। पैशन पार्टिंग पैलेस की फीमेल आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उन्हें भी डेवस्टेटिंग ब्लो मिला। आसमान से अनगिनत शार्प सोर्ड्स बरसीं जो उनके शरीरों को भेदती चली गईं। हजारों छेदों के साथ वे खड़ी खड़ी ही मर गईं। जब तक उनके शरीर जमीन पर गिरते, वे सोर्ड्स कैवलरी अपनी पीठ पर लगे सोर्ड केसेस में वापस भेज चुकी थी। पूरी रेबल आर्मी और हर एक सेक्ट के डिसाइपल्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। इन्फेंट्री के एक ही चार्ज में वे बिखर गए और हर किसी को अकेले लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कल्टीवेशन चाहे कितनी भी ऊंची हो, इटर्नल पीस एम्पायर की आर्मी फॉर्मेशंस में घिरते ही पल भर में उनके सिर काट दिए गए। सेक्ट डिसाइपल्स की बैटल पावर सोल्जर्स से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनका टीम वर्क बेहद कमजोर था। एक ही चार्ज में वे टूट गए। हाँ, कुछ लोग टीम वर्क में ट्रेन थे, लेकिन वे पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड थे। आर्मी के बिखरते ही सब कुछ बहुत देर हो चुका था। ये पूरी तरह एक मैसेकर था, जो हेवनली डेविल कल्ट के टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स के सरप्राइज अटैक से पूरा हुआ। जिनके सामने ये हुआ, उनके लिए सिर्फ एक ही एंड था, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। पहाड़ पर ब्रॉन्ज मास्क्ड आदमी कांपते हुए बोला, दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें दो रास्ते दिए थे। पहला, इटर्नल पीस एम्पायर की आर्मी द्वारा कुचले जाना, दक्षिण सागर तक खदेड़ कर लास्ट पर्सन तक मार दिया जाना। ये एम्पायर का रूल था। दूसरा, मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के अनुसार इंपीरियल प्रिसेप्टर को चैलेंज करना और डेथ तक फाइट करना। वे हमेशा सोचते रहे थे कि उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। इंपीरियल प्रिसेप्टर उन्हें खुद भी मारना चाहता था और रेबल आर्मी को भी कंप्लीटली एरेडिकेट करना चाहता था। पैशन पार्टिंग पैलेस। मास्टर च्यूदियई गुस्से में चिल्लाकर बोली, हेवनली डेविल कल्ट ने इंपीरियल कोर्ट पर डिपेंड करना कब शुरू किया? डेविल पाथ की सुप्रीम सेक्रेड लैंड कब से इंपीरियल कोर्ट के डॉग्स बन गई? पैशन पार्टिंग पैलेस की सीक्रेट्स ऑफ हेट्रेड पार्टिंग। हेवनली सोर्ड के लिए जरूरी था कि हार्ट पूरी तरह एम्प्टी हो, न लव, न हेट, न पैशन, न एनमिटी। तभी सोर्ड स्किल की हाईएस्ट स्टेट मिलती थी, जब दिल क्लियर मिरर की तरह हो। लेकिन जैसे ही क्यूडीए ने अपने डिसाइपल्स को मैसेकर्ड होते देखा, उसका फ्रेम ऑफ माइंड टूट गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने तुरंत नोटिस किया। उसकी उंगलियों से निकली वाइटल की सोर्ड लाइट में बदली और कई गुना फैलते हुए एक ही इंस्टेंट में उसके थ्रोट तक पहुंच गई। सिर्फ च्यूदियई का ही नहीं, बल्कि बाकी सबका हार्ट भी डिस्टर्ब हो चुका था। जब इंपीरियल प्रिसेप्टर ने मूव किया तो कोई भी इंटरवीन नहीं कर सका। हम मरने वाले हैं। ये थॉट चेन वनयुन और बाकी लोगों के दिलों में एक साथ उभरा। ये पहाड़ हेवनली प्रिजन सील के 50 हेक्टेयर के भीतर सील्ड था। पल्सेस बाहर नहीं जा सकती थी, बस टकराकर लौटती थी। जिस मोमेंट इंपीरियल प्रिसेप्टर उनसे क्लैश करता, वे सब स्मिथरीन्स में बदल जाते। इंपीरियल प्रिसेप्टर के अटैक से पहले छिन मू और उसके साथियों के सामने एक ह्यूज फ्लैग प्रकट हुआ, जिसने उनके बॉडीज को कवर कर लिया। एक झटके में फ्लैग छिन मू, उसके साथी और ड्रैगन किलन सब डिसअपियर हो गए। अगले ही मोमेंट छिन मू और बाकी लोग माउंटेन के नीचे अपीयर हुए। चेन वानयुन युनखे और युए छिंगहोंग ने अपने पास खड़े बैम्बू हैट पहने उस स्ट्रेंज पर्सन को देखा, जो फिर से वही ह्यूज फ्लैग अनफोल्ड कर रहा था। कुछ 100 स्ट्रेंज लोग इस माउंटेन को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी विशाल फ्लैग्स हवा में लहरा रही थीं और पूरा माउंटेन ढक गया था। तभी एक एंशंट आवाज गूंजी। एंशंट वॉइस ने कहा, गो। सैकड़ों फ्लैग्स एक साथ लहराईं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, उनके नीचे का पूरा पहाड़ गायब हो गया। इंपीरियल प्रिसेप्टर समेत सारे कल्ट मास्टर लेवल के एग्जिस्टेंस उसी पल गायब हो गए जहां माउंटेन था। वहां अब सिर्फ सफेद जमीन बची थी। जमीन पर सिटी लॉर्ड का मैनर पूरी तरह कुचला पड़ा था। चेन वनयुन, युनक्वे और बाकी लोग सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि वही स्ट्रेंज लोग फिर से फ्लैग्स उठा रहे हैं और अब वे फ्लैग्स उनकी ओर बढ़ रही हैं।
इससे पहले कि चेन वान्युन और बाकी लोग कुछ समझ पाते, एक विशाल फ्लैग उन पर छा गया। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। अगले ही पल उनके पैर फिर से जमीन पर टिक गए। तभी उन्होंने देखा कि वे डैक्सियांग सिटी की लड़ाई से बाहर आ चुके थे और पास की एक ऊंची माउंटेन पीक पर खड़े थे। तेज हवा चल रही थी और उनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उनके चारों ओर बैम्बू हैट्स पहने कुछ 100 अजीब लोग खड़े थे। चेन वान्युन और बाकी लोगों ने दिल की घबराहट दबाई और एक दूसरे की ओर देखा। चेन वान्युन ने धीमी आवाज में कहा, ये हेवनली डेविल कल्ट के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स हैं। वे हमें उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? हेवनली डेविल कल्ट डेविल पाथ की सबसे रहस्यमयी सेक्रेड ग्राउंड थी। यह हमेशा गुप्त रूप से काम करती थी। इटर्नल पीस एम्पायर की इंपीरियल कोर्ट ने कई बार इसकी जांच की थी, लेकिन कोई ठोस जानकारी कभी नहीं मिली। इस बार हेवनली डेविल कल्ट का इंपीरियल प्रिसेप्टर की मदद करना और इन सबको सीधे बैटल से बाहर निकालना साफ बता रहा था कि उनके पीछे कोई बड़ी योजना है। अचानक उन स्ट्रेंज लोगों ने अपने बैम्बू हैट्स उतार दिए। वे सब एक साथ झुके और डिसाइपल ग्रीटिंग किया। हेवनली डेविल कल्ट के सभी प्रैक्टिशनर्स एक साथ बोले, सबऑर्डिनेट्स, सेक्रेड कल्ट मास्टर और सेंटेस को प्रणाम करते हैं। चेन वान्युन और बाकी लोग पूरी तरह घबरा गए। इतने पावरफुल प्रैक्टिशनर्स उनके सामने झुक रहे थे। मंग युनक्वे ने तुरंत आंखें बंद कीं और चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तुम्हारे चेहरे नहीं देखे, मुझे चुप मत कर देना। उसी पल उनके पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। छिनमू ने शांत स्वर में कहा, उठो, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। हेवनली डेविल कल्ट के प्रैक्टिशनर्स बोले, धन्यवाद सेक्रेड कल्ट मास्टर। वे सब खड़े हो गए। चेन वान्युन और बाकी लोग उस व्यक्ति को देखने लगे जिसने यह कहा था, इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश करने वाला पहला अबैंडन्ड पर्सन और इंपीरियल कॉलेज का पहला इंपीरियल एकेडमिशियन। छिनमू ही हेवनली डेविल कल्ट का डेविल कल्ट मास्टर था। छिनमू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। युए छिंगहोंग ने कांपती आवाज में पूछा, अगर एकेडमिशियन ही डेविल कल्ट मास्टर है तो डेविल सेंटेस कौन है फिर? सी युनशंग ने शर्मीली मुस्कान दी। यह देखकर युए छिंगहोंग के रोंगटे खड़े हो गए। चेन वान्युन ने चारों ओर देखा और घबराकर कहा, इंपीरियल कॉलेज के हॉल ऑफ हिडन लाइट के डायरेक्टोरेट जियन सनशेंग और हॉल ऑफ अरे एलिमेंट के डायरेक्टोरेट चेन युनटिंग भी यहाँ हैं। सोर्ड हॉल मास्टर और फॉर्मेशन हॉल मास्टर को देखकर चेन वान्युन का दिल बैठ गया और वह बोला, हम मर चुके हैं, हम सच में मर चुके हैं। मंग युन के गुस्से में चिल्लाया, चेहरे देख लिए तो मरना तय था, लेकिन नाम क्यों ले लिए? मैंने आंखें बंद रखी थीं, अब नाम भी सुन लिए। सोर्ड हॉल मास्टर ने चारों की ओर नजर डाली और छिनमू की ओर देखते हुए पूछा। सोर्ड हॉल मास्टर ने कहा, सेक्रेड कल्ट मास्टर, अब जब इन्होंने हमारे असली चेहरे देख लिए हैं तो क्या सेफ्टी के लिए इन्हें चुप कर देना चाहिए? मंग युनक्वे ने तुरंत आंखें खोली और घबराई मुस्कान के साथ छिनमू की ओर देखा। मंग युनक्वे जल्दी से बोला, एकेडमिशियन सेक्रेड कल्ट मास्टर, हम क्लासमेट्स हैं, आपने मुझे पहले मारा भी था, याद है? फिर वह सी युनशंग की ओर मुड़ा और फिर मंग युनक्वे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सिस्टर फॉक्स, आपको याद है मैंने आपको कितना पैसा दिया है? मेरे लिए एक शब्द बोल दीजिए। हु लिंगर ने सिर झुकाया, अपनी पूंछ हिलाई और हेल्पलेस एक्सप्रेशन बना ली। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक जरूर करें और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।